अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा घर मेरी जन्नत, महफूज रहिए, महदूद रहिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। इस ट्रांसमिशन के इस चंक में रिजवान रौनक और नाहिद चौधरी आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, मकसद सिर्फ यही है कि तमाम के तमाम इशूज़ जो हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो आपके सामने रखे जाए। मुख्तलिफ पहलू जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी सेहत तो है ही है, सबसे टॉप एंड फोर मोस्ट प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ मईशत के हवाले से, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे जो नफ्सियाती मसाइल भी बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, जिनको भी कोप करने की ज़रूरत है कि कौन से मतलब घरों में रह रहे हैं लोग। एक नाहिद एक एज ओल्ड हमारी ट्रेडिशन, बिल्कुल। रिवायत, एक कन्वेंशन, इंसान सोशल एनिमल रहा है। सोशलाइजेशन ही ज़िंदगी समझी जाती थी, बल्कि ये हम ये कह सकते थे कि पुराने वक्तों में, अब पुराने वक्त यानी 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई शख्स सोशल नहीं होता था, एंटी सोशल होता था, तो उसको अबनॉर्मल बिहेवियर समझा जाता था कि जनाब ये तो अबनॉर्मल है और ये चूँकि दूसरे लोगों से मिलता जुलता नहीं है। तो अब हमें बाकायदा ताकीद और तलकीन हम भी कर रहे हैं, लोगों को हमें भी की जाती है कि जनाब एक दूसरे से समाजी फासला, समाजी दूरी जो है वो ज़रूर मलहूज़ खातिर रखिएगा और तमाम हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर भी साथ साथ अमल किया जाए, और यही इसका मकसद भी है। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर खुदा ना खास्ता आप इस वायरस का शिकार हो गए हैं तो आपको प्रॉपर ये कहा जाता है कि आइसोलेशन में रहना ही इस वक्त आपके लिए सबसे बेहतर हल है। और इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं है, जाहिर है कि कोई दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो सबसे बेहतर जो इस वक्त इसका इलाज है वो यही है कि वो अपने आप को आप महदूद रखें और घरों में रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जिस तरह से मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की थी रिजवान ने, इसके हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जो दीगर इश्यूज़ हैं और पब्लिक हेल्थ सेक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो इसको करंट सिचुएशन को क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर बाबर सईद खान साहब, और जो डॉक्टर बाबर साहब हैं ये पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर साहब हमें वक्त देने के लिए। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर उज़मा मसरूर साहिबा। डॉक्टर उज़मा साहिबा जो हैं ये कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करना बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से। और इसके साथ साथ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमने देखा कि बहुत अरसे तक से घरों में ही मौजूद हैं, तो वो काफ़ी नफसियाती किस्म के अवारिस जो हैं वो लाक हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे कुछ रिपोर्ट्स जी पिछले दिनों आती रहीं रिजवान के, जिसमें ये बताया गया था कि घरेलू तशद्दुद में बहुत इजाफा हो इजाफा गया हुआ है। है, इस बिल्कुल किस्म ऐसा। की दीगर चीज़ें भी जो हैं रिपोर्ट सामने आ रही है। मेरा ख्याल है हमारे गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर उस्मा मसरूर साहिबा की तरफ जानना चाहूँगी मैं सबसे पहले। डॉक्टर उस्मा साहिबा, इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले हमने देखा कि लोग घरों में थे, लॉकडाउन में नरमी हो गई, लोग घरों से बाहर भी निकल आए, लेकिन अभी तक जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो साथ ही साथ चल रहे हैं। किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासिर हुई है इस सारे सिनेरियो में, और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, थैंक यू नाहिद, मुझे इस प्रोग्राम में मौका देने के लिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, इनिशियली तो इट वाज समथिंग लाइक वेव ऑफ टेरर एंड फियर। उसके साथ ही लोगों ने अपना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ऐसा होना शुरू हो गया है कि अब बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज नजर आने लग गए हैं। अब इस फियर के साथ साथ क्योंकि लोग घरों में बंद हैं, थोड़े से स्ट्रेस आउट भी हैं, अनसर्टन भी हैं, और इर्द गिर्द खबरें भी कुछ अच्छी सुनने को नहीं मिलती, तो जाहिर है तो वो मजीद ज्यादा जो है ना वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। और थोड़ा सा ये कि जब शुरू हुआ था तो उस वक्त लोगों ने कुछ रूटीन्स अपनी बना ली थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला भी शुरू हो गया था, कुछ मेजर्स भी ले लिए थे, जल्दी से इमीडिएटली हेल्प भी प्रोवाइड हो गई थी डिफरेंट इंटरनेट के थ्रू। तो उसके बाद कुछ टाइम तो गुजर गया, लेकिन अब उसके बाद क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसका ये जो है वो असर देखने में आ रहा है कि वो मुस्तकिल अंदर रहने की वजह से और स्ट्रेस आउट होने की वजह से और ज्यादा मतलब सिचुएशन जो है वो एग्रवेट हो गई है और ज्यादा सीरियस हो गई है। तो जहाँ तक इसको हैंडल करने का ताल्लुक है, तो देखिए कुछ चीज़ों में तो हम ऑब्वियसली फिल वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, सवाल इसके कि हम इंतजार करें कि सिचुएशन किस तरह सेटल होती है। हाउएवर जो हमारे हद तक है वो ये है कि अपनी रूटीन को और अपनी जो लाइफ है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको हम थोड़ा सा मेंटेन रखें। अगर बड़ों के हवाले से बात करें तो उनकी मेडिकेशन का खास ख्याल किया जाए, उनकी रूटीन का खास ख्याल किया जाए, और उनको देख के रखा जाए कि उनकी हेल्थ जो है वो किसी तरफ मेंटली कहीं डिस्टर्बेंस में तो नहीं जा रही है। और इसी तरह बच्चों के हवाले से बच्चे भी अब छुट्टियां चूंकि हो गई नहीं है तो थोड़ा सा टाइम उनको भी मिल गया है। थोड़ी रूटीन भी मैं देख रही थी कि कुछ ज्यादा अर्सा गुजरना, अब 40 दिन 45 दिन हो गए, तो रूटीन भी लोगों की उस तरह से ठीक नहीं है, तो वो हेल्थ के इश्यूज वैसे भी आ रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस आ रही है, बाकी चीजें आ रही हैं। तो बच्चों को देख के रखने का जो मामला है वो ये कि उनकी रूटीन को भी ऑर्गेनाइज करना जरूरी है।
जिस रूटीन से वो पहले चल रहे थे उसको थोड़ा सा अपडेट कर लें, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि चेंज करने से भी सिचुएशन बेटर होती है। दूसरा ये कि अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों के साथ उसको जरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है कि वो एक नया फेज आ रहा है, इसी इशू का नया फेज है, तो उसको डिफरेंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि पार्शली अब लॉकडाउन भी ईज आउट कर दिया गया है, तो फिर उसके लिए मजीद प्रिकॉशनरी जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देने की जरूरत है, उनको हेल्प आउट करने की जरूरत है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा शिफ्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा शिफ्ट आएगा बल्कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से भी, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं उनसे बचना चाहते हैं, कि हमें अभी से कुछ इंडिकेटर्स दे के रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन आने लग जाती है मेंटल हेल्थ में, तो फिर हमें फर्दर उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसके क्योर के लिए क्या करना चाहिए। सही। आई थिंक वी नीड टू बी मोर कॉशियस। राइट, बिल्कुल सही है। डॉक्टर उस्मा, आपका पॉइंट आ गया, इस पे मजीद भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर बाबर सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा फरमाइएगा, आप पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, एक पेंडेमिक है, बहुत बड़े पैमाने पर फैला है और बहुत तेज़ी से कंटेजियस हुआ है, यानी इतनी तेज़ी से कोई वायरस एज सच ह्यूमन हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं है कि फैला हो। ज़रा शेयर कीजिएगा कि ये तमाम का तमाम सिनेरियो है, पाकिस्तान की सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है, कर्व जो है वो हाइट पर जाती हुई नज़र आ रही है, नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 30,000 के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं पेशेंट, तकरीबन 1,500-2,000 रोज़ाना केसेस जो हैं वो अब पिछले 4-5 दिनों में रजिस्टर होना शुरू हो गए हैं। अब इस सारे सिनेरियो में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और उसके साथ साथ लॉकडाउन को अगर देखा जाए तो उसको रिलैक्स किया गया है, तो अब क्या मेजर्स ऐसे होने चाहिए, SOPs पर अमल दरामद हो भी पा रहा है, नहीं भी हो कर पा रहे लोग, तो किस तरह से इस सारी सिचुएशन को मैनेज किया जाए? देखिए, आपके दो तीन सवाल हो गए हैं और इसको मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय एलैबोरेट करूं। पहली बात, ये नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ रहे हैं, ये जो चीज ये हमें इसको असेस करना पड़ेगा। हम प्रीवियसली कर रहे थे हाल के तौर पे 100 टेस्ट, और 100 में से अगर 5 पॉजिटिव आ रहे थे तो नंबर कम था। आज अगर हम कर रहे हैं 1000 टेस्ट और उसमें अगर 10% आ रहे हैं तो वो नंबर ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली जो नंबर हमारे पास अभी ज्यादा हो रहा है, इसको हमें रेशियोज के हिसाब से देखना जरूरी होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जर्मनी की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने कंट्रोल्स रखने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसमें बेस्ट चीज यही थी कि दे टेस्टेड एज मेनी पीपल एज दे कुड, और उसमें चीज ये थी वो अफोर्ड कर सकते थे, उनके पास इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे पास वो लिमिटेशन जरूर हैं, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से पैनिक में आते हैं। अब जो ये नंबर अभी बढ़ रहा है हमारे पास, ये नंबर इसलिए बढ़ रहा है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम देखें कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की रेशो है वो कि उसमें रेंज है, लेकिन ओवरऑल जो रेशो है वो ये है कि हर 100 टेस्ट करने वाले लोगों में से 10 पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी रेशो है। लेकिन इसमें ये बात भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि हम इसको प्रेवलेंस एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो 100 लोग टेस्ट होते हैं कि जिनके पास कोई हिस्ट्री या जिनके पास कोई बाहर से कोई बंदा उनके घर आया होता है या उनका कोई कॉन्टैक्ट हुआ होता है। ये वो सारे लोग होते हैं कि जो पोटेंशियल होस्ट बन रहे हैं इस वायरस के। अगरचे हम एक स्नैपशॉट स्क्रीनिंग करें, जो स्नैपशॉट स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप सदर से गुजरते हुए 100 लोगों को टेस्ट करेंगे और उनमें से जो नंबर आएगा, ये वो एक बेहतर प्रिवलेंस हमें चीज बता सकेगी जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन है। तो एक तो चीज ये कि हम मिसगाइड ना हो इंक्रीजिंग नंबर से, नंबर जरूर बढ़ रहे हैं और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो दूसरी चीज जो है वो इसमें होती है इंपॉर्टेंट चीज रेशियो, कि आपकी ग्रोथ रेशियो क्या है। अगर हर आने वाले दिन के अंदर पिछले दिन के मुकाबले में ज्यादा मरीज है, मिसाल के तौर पे नए केसेस अगर आज 100 थे और आने वाले कल 110 हो जाएं और उसके आने वाले कल 120 हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रेशो है 1+ है, और ये 1+ रेशो विल लीड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पेशेंट्स। अगर हम ये नहीं कंट्रोल कर पाए तो हमारे लिए बहुत सीरियस मसाइल है। देखिए, जो इस R0 है, यानी इस बीमारी के हवाले से जो एक बंदा आमतौर पे स्प्रेड कर रहा है वो बिटवीन 2 to 3 पेशेंट्स कर रहा है, यानी हर एक नया बंदा जो एंटर होता है इस पूल के अंदर, उसके पास पोटेंशियल है कि वो 2 से 3 लोगों तक इसको फैलाए। अब अगर रोज 1500 या 2000 ऐड होने शुरू हो गए तो आप अंदाजा कर सकते हैं
कि वो चीज़ कहाँ पहुँचेगी। ये तो बात सारी हो गई इस हवाले से कि हम वेयर डू वी स्टैंड। तो इसमें जो 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 लेसन लर्न है वो ये है कि पॉलिसी मेकर स्पेशली और हेल्थ प्रोवाइडर्स बिलअमूम उनके पास ये इदराक होना चाहिए कि हम किस वक्त ये अज्यूम करें कि हमारे पास इस डिजीज की बढ़ोतरी है या ये इंक्रीज कर रही है। अभी तक के जितने इंडिकेटर्स हैं वो बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि डिजीज बढ़ रही है। आपने दूसरा कंपोनेंट जो इसमें डाला वो लॉकडाउन के हवाले से डाला। देखिए बहुत सादी सी बात है, अगर आज एज ऑफ टुडे अगर हम 15 रोज के लिए पूरे दुनिया के अंदर एक कानून बना के लोगों को घर के अंदर बंद कर लें कि कोई किसी से नहीं मिलेगा 15 रोज के लिए, मैं आपको बताऊं ये वायरस खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यानी इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि इसमें वायरस आपके बॉडी में गया और उसने पहला सिम्टम प्रोड्यूस किया, तो वो 2 to 14 डेज का है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसमें अगरचे वो सारे लोग जो जो लॉकडाउन के हवाले से बंद थे और नहीं निकल रहे थे, आज अगर 15 रोज के लिए बंद करते हैं तो सिर्फ जो डायग्नोस्ड केसेस हैं उनको तो हम क्वारंटीन कर दें कि वो अपना हतमी नतीजे पे पहुंचे। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट का पूरा करना होगा और हम आगे से वही बात करेंगे ट्रीटमेंट की चॉइसेस क्या हैं, लेकिन ये कि उनको करना ये होगा कि ये अगर लोग नहीं लोगों से मिलते और जो खुदा न खास्ता जिनकी फेटालिटीज होनी है वो फेटालिटीज हो जाती हैं, तो हम 2 से 3 हफ्ते के अंदर इस बीमारी को पूरी दुनिया के अंदर काबू पा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे सामने 2 मॉडल्स हैं। एक मॉडल चाइना का है बिल्कुल जहां पर अगर गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया तो सारे लोगों ने वो बात माननी है बाय हुक और बाय द क्रुक। लेकिन जो दूसरा मॉडल है वो स्वीडन का या न्यूजीलैंड का या सिंगापुर का मॉडल है, जहां पर लोगों के पास अवेयरनेस इतनी है कि अगर उनको एक बात समझा दी गई कि आपने ये काम नहीं करना तो वो काम नहीं करेंगे और नतीजतन चीजें बेहतर हो जाएंगी। हम इन दोनों मॉडल में फिट नहीं होते, हम इन बिटवीन हैं और इसलिए हमारे पास ये मसाइल जो हैं वो अभी आ रहे हैं और उसके लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना है जो कस्टमाइज हो हमारे मुल्क के हिसाब से। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं बल्कि इसी पॉइंट को चाहूंगी कि डॉक्टर उस्मा साहिबा की तरफ लेकर जाएं कि इन दोनों मॉडल्स में हम फिट नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा आप ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी, क्या साइकी है, क्यों हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? आपको गवर्नमेंट भी मना कर रही है, पूरी दुनिया के वाक़यात आपके सामने हैं कि लोग वायरस का शिकार भी हो रहे हैं और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर मई के हवाले से जिस तरह से बताया जा रहा था कि इसमें स्पाइक देखेंगे और वो हम देख भी रहे हैं, तो क्या साइकी है, क्यों इसको हम समझने के काबिल नहीं हो पा रहे, क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हम इस पे? जी जी मेरा ये ख्याल है कि ये किसी हद तक हमारा माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है बाकी दुनिया से। डिपेंड करता है अवेयरनेस के ऊपर भी, इंफॉर्मेशन के ऊपर भी कि हमारे लोगों को किस हद तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो किस हद तक एजुकेटेड हैं इसमें, और कितना एनवायरनमेंट जो है या माहौल जो है उनको सपोर्ट करता है या उनके बिहेवियर को शेप करने की कोशिश करता है। ये सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आई थिंक मेजरली तो ये है कि अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन फैलाई जाए और प्रॉपरली लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी जाए और डिटेल्स के साथ उनको बताया जाए तो शायद वो खुद अपनी प्रिवेंशन की तरफ आए। आई थिंक थोड़ी लैकिंग हर जगह पे है। एक तो जनरल सा माइंडसेट हमारा ये भी है कि कुछ नहीं होता, चलो चल के देख लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो थोड़ी सी इस साइकिल से भी निपटने की जरूरत है और हमारे सोसाइटी में ये है कि अगर इस चीज का एक्शन लिया जाए या इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट, और मैं देख रही थी कि आ भी रही है, इम्प्रूवमेंट आ भी रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि मैथ लेवल पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो एक पूरी कंट्री के लेवल पे सिस्टम को जो चेंज करने की जरूरत है वो आई थिंक वो चीज नहीं है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि प्रिवेंशन के हवाले से या फर्दर हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें ये है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में लोगों के आ चुकी हुई हैं कि प्रिकॉशंस अपनी जगह आपने अपने मेजर्स वहीं के वहीं रखने हैं और उसका ख्याल रखना है, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को आपने अपडेट भी करना है। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अपडेट योर नॉलेज। इसी तरह अगर आप मुझसे फर्दर हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि कुछ टिप्स भी हैं इस हवाले से, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी हैं जो मैं अपनी तरफ से लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि इसी चीज को, इसी बिहेवियर को थोड़ा इनहेंस करने के लिए, बेहतर करने के लिए और माइंडसेट चेंज करने के लिए आई थिंक वो हेल्पफुल होंगी। अच्छा डॉक्टर उस्मा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि समाजी रवैयों के हवाले से अगर बात की जाए, बिल्कुल यानी एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है पिछले 3-4 महीनों में पूरे ग्लोब पर भी, और पाकिस्तान के सिनेरियो में भी अगर बात करें तो उसमें भी पैराडाइम शिफ्ट है। लोग अपने अपने घरों में जो है वो बंद हैं, बैठे हुए हैं, बातें करते हैं, फैमिली बॉन्ड जो है एक साइड पर मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इजाफा भी देख रहे हैं।
बोरियत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। खौफ है, बोरियत है, इसमें कहा यह जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर इंसान को इन दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो खौफ को चूज़ कर लेता है। बोरियत, बोर्डम जो है वो इंसान के लिए सबसे बड़ा जहर कातिल होता है। तो ये सारा का सारा जो माहौल इस वक्त चल रहा है और आप भी उसी का शिकार हैं, ज़रा शेयर कीजिएगा कि किस तरह से अपने समाजी रवैये हमने तब्दील करने हैं, कुछ समझ बूझ पैदा करनी है कि यार अब ये हमने लाइफस्टाइल अपनाना है। ये कोई 8-10 महीने की, 5-7 दिन की या 5-7 हफ्तों की बात नहीं है। ये कहा जा रहा है, WHO ने तो कह दिया कि अभी तो 2021 तक भी जो है शायद इसकी वैक्सीन ना बन पाए। जी निशान, शुरू में बात हो रही थी कि एक तरह से एंटी सोशल बिहेवियर जो है फॉर द टाइम बीइंग हमें उसको थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ रहा है। बस एंटी सोशल में ये फर्क होता है, एंटी सोशल बिहेवियर में तो ये होता है कि आप कनेक्टेड भी नहीं होते किसी के साथ, आप कनेक्ट होना भी नहीं चाहते और कुछ और भी डीप डाउन प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये जो है ये सोशल आइसोलेशन है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखें तो हम वैसे कनेक्टेड हैं सब लोगों के साथ। आई थिंक वो जो कनेक्शन है दैट इज कीपिंग अस अलाइव। हम लोगों के साथ, क्योंकि उनके साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, हमारे पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हम लोगों के साथ राब्ते में हैं, उससे क्या होता है कि ये बोरियत भी बेहतर हो सकती है। और आपने ठीक कहा है कि बोरियत और खौफ जो है, उसमें से खौफ को इसलिए चूज करना जरूरी है कि खौफ जो है वो एक चैलेंज के तौर पे इंसान खौफ को लेता है। बिकॉज अगर खौफ होगा तो वो उसके लिए कुछ मेजर करने की कोशिश करेगा और उसकी अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की कोशिश करेगा, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, कुछ अपने आप को खौफ से निकालने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। तो आई थिंक ये बात ठीक है। जहाँ तक बोरियत का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने पहले थोड़ा सा मेंशन किया था कि हम लोगों ने इसका स्टार्टअप जो किया था बेसिकली वो सर्टन एक हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि जी घर में रहना है, कोई रूटीन बना लें, ये कर लें, वो कर लें। उससे क्या हुआ है कि वो एक जैसी रूटीन बाद दफा फॉलो करते हैं, इंसान बोरियत का शिकार हो जाता है। लेकिन बोरियत का बड़ा अच्छा इलाज ये है कि आप अपने रूटीन को काफी हद तक चेंज कर दें, चेंजेस को लाते रहें। आप किसी चीज को अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसको थोड़ा कम दे दें, और जिस चीज को कम दे दें उसको ज्यादा दें। घर की चार दीवारी में किस तरह से मतलब उस रूटीन को तब्दील किया जा सकता है, थोड़ा बहुत क्या किया जाए? जी 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 बिल्कुल। देखिए हमारी रूटीन जो है ना, उसके दो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो वाली एक्टिविटीज जो कि आपने करनी ही करनी है, जो एसेंशियल्स होते हैं और हर एक सोशल रोल के मुताबिक वो जरूरी होते हैं। बिकॉज इफ यू आर वर्किंग तो आपने काम करना है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपने घर में काम करना है, अगर आप कोई बच्चा है तो उसमें पढ़ना है। ये वो ऐसी चीजें हैं जो एसेंशियल हैं। इन एक्टिविटीज को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा मेजरली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारी सेल्फ सेलेक्टेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, हमारी लेजर एक्टिविटीज हो सकती हैं, हमारी दूसरी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हो सकती हैं, जिनमें हम वेरिएशन या चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही स्पेसिफिक हो जाए तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप बुक्स पर बच्चों के या बड़ों में जो भी आपने अपनी आइसोलेटेड एक्टिविटीज के लिए मीडियम रखा हुआ है उसको आप कुछ अर्से के लिए चेंज कर दें। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप किसी और चीज पे, किसी लेक्चर सीरीज पे शिफ्ट हो जाएं। अगर आप टीवी देख रहे हैं और कोई सीजन देख रहे हैं तो फिर आप बुक्स पे शिफ्ट हो जाएं। और अपनी रूटीन में आप लोगों के साथ, लोगों का जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है यूजुअली कि हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप अपने ब्रॉडन करें अपने सर्कल को। तो आई थिंक बोरियत को तो इट कैन बी हैंडल इजीली, क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि बहुत सारे फॉरम्स ऐसे हैं जो अब नेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं और आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप कोई अपना इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ ये है कि चूंकि निकल नहीं सकते हम, वो जो एक इंसान की वो जो सोशल एनिमल वाली नीड है वो चूंकि पूरी नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली देखें उसका जो सेटबैक है वो तो अपनी जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि जी हम इक्वली हैप्पी हैं होंगे या हम बहुत खुश रहेंगे कि जी हम अलग से आइसोलेटेड हैं। लेकिन एक्चुअली इसकी ना इसमें भी ये होता है कि आपको ऐसा मेंटल पैटर्न जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आप इसको पॉजिटिवली लें, आप इसको चैलेंज के तौर पे लें कि लेट्स सी जब तक भी ये चलता है तो हम इसमें कोई पॉजिटिविटी का आंसर ढूंढते रहें। क्योंकि देखिए स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे तो वहीं पे हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और अब होने लगा है कि लोग जो हैं अब उनकी जो है वो प्रेगनेंसी की स्टेज आ रही है, वो अब एक स्ट्रक स्टेज में आ रहे हैं कि क्या करें, अब और तो कुछ है ही नहीं, या किस तरह से चीजों को चेंज करें। तो आई थिंक थोड़ी सी एफर्ट जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के हवाले से भी दी जा सकती है। ठीक है, पहले भी कहा कि देखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। डॉक्टर बाबर साहब की तरफ जाऊंगी। सर ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो खासी हैं जो इस पे इस वक्त काम भी हो रहा है,
एक आम आदमी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ लोग जो हैं वो जल्दी पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बेजा अद्वियात का इस्तेमाल, ऐसी अद्वियात जो आपको प्रेस्क्राइब नहीं की जाती आप वो खाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप परेशानी में फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, जिस पे बर्डन जो है ऑब्वियसली हमारे हेल्थ सिस्टम पे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और बार बार ये कहा भी जा रहा है कि हर छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल का आप रुख जो है ना करें। एज ए पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट आप कैसे इस सिचुएशन को देखते हैं और क्या सजेस्ट करेंगे आवाम को? देखिए, मैं थोड़ी सी बात डॉक्टर साहिबा ने बहुत मुनासिब एक्सप्लेन किया, लेकिन एक मैं बड़ी सादी सी, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो सादी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। देखिए, एक पौधा वो होता है जिसको आपने कभी ट्रिम नहीं किया होता, और वो बस आपने खाली इसमें पानी डालना होता है और वो बुश बन जाता है। और एक पौधा वो होता है जिसको आपने सलीके से ट्रिम किया होता है, आपने उसको नर्चर किया होता है, तो उसका शेप, उसकी हर चीज़ बहुत एक नुमायां और बहुत मुनासिब दिखती है। ठीक है। जो हमने बात करी थी अभी बिहेवियर्स की, उन बिहेवियर्स में कोविड की जहां एक ये सीरियस सेटबैक है कि इसने ह्यूमैनिटी को शेक किया है, वहां मैं समझता हूँ एक और इसकी पॉजिटिव वो भी है, जो हमें अगेन ये भी बिहेवियर की चीज़ ही है कि आप हर चीज़ में से पॉजिटिव एंगल निकालने की कोशिश करें। वो ये कि ये कोविड हमको ये सिखा रहा है कि वी नीड टू रीसेट आवर लाइफ्स, कि हम जरा देखें रुक के कि हमारे जो दिन भर की मसरूफियात थी उनमें से कितना टाइम हम उन मसरूफियात में देते थे कि जो सिर्फ हमारी एक, जो ना इम्पोर्टेंट थी और ना अर्जेंट थी और ना उसकी कोई अफादियत थी। और आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप अपना वक्त डिवाइड करें तो बहुत सारा वक्त हमारा उन चीज़ों में निकल जाता है तो जो हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन हम उसमें वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान एक्सिलरेट होता है अगर उसको ज्यादा, देखिए कहते हैं ना वर्कaholic, एक आदमी 10 12 14, बात ये है कि बच्चों के पास, हमारे पास नर्चर नहीं हो रही है, या बिलउमूम कम्युनिटी में नर्चर नहीं हो रही है कि कौन से बिहेवियर्स को ट्रिम किया जाए और कौन से बिहेवियर्स को फ्लरिश किया जाए। तो ये हमें जरूरत है देखने की। मैं अब वापस आता हूँ आपके उस सवाल की तरफ जो मेरे फील्ड से रेलेवेंट है। फील्ड हम सबकी एक ही है और वो ये कि इंसान की अच्छी सेहत। देखिए, इसमें दो किस्म की चीजें हैं, एक होता है प्रोफिलैक्टिक या प्रिवेंटिव, और एक होता है क्यूरेटिव, कि आपने कैसे रुकना है उस चीज से, बीमारी कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे इसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है प्रोफिलैक्टिक का, प्रोफिलैक्टिक में इसकी जो है वो सबसे पहली बात तो बिहेवियरल है, और मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी बात हो चुकी हुई है। दो की पॉइंट्स जो हैं वो हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग है, और उसको बहुत एक्सप्लेन किया गया, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन एक और चीज है जो साथ हमारे सामने भी हो रही है, इसकी भी जो है ना वो थोड़ी सी शायद हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन। देखिए, आइडियली हर वो शख्स जो ससेप्टेबल है, यानी जिसके पास इम्कान ज्यादा है बीमार होने का, उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग फार्मूला होगा, और एक जो दूसरे लोग होंगे उनके लिए अलग फार्मूला होगा। तो ये एक चीज ऐसी है जो देखने की बात होगी। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, माशाल्लाह अच्छी बात है कि वो कंसर्न उनके सारे हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं जाती तौर पे बहुत इस चीज से परेशान और फिक्रमंद हूँ कि 15 दिन या 20 दिन का टाइट लॉकडाउन या उसके या लूज लॉकडाउन और उसके बाद वापस से खोलना, हम इससे शायद कुछ चीज उस तरह हासिल ना कर सकें। गो के अभी ये वायरस के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते नहीं है, इट्स अ नॉवल वायरस और ये म्यूटेट हो रहा है, ये आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस वो होता है जो छोटा वायरस होता है। ठीक है। और छोटे वायरस के अंदर ये इम्कान होता है कि चूंकि उनके यहाँ जो है वो प्रूफ रीडिंग नहीं होती, तो वो तेजी से म्यूटेट करता है। आपने अगर आज एक वैक्सीन ब्लू कपड़े वाले वायरस की बना ली, तो कल वो रेड कपड़े पहन के आ जाएगा, तो वो वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। और उसमें मिसाल आपको ये दूंगा कि फ्लू, जिसने हमें बहुत बॉदर किया है पिछले गुज़िश्ता 10-12 साल से, उसके लिए जो इवन हम जो ट्रिपल वैक्सीन लगा रहे होते हैं, जो मेजर सारे फ्लूज को कवर कर रही होती है, उसकी भी जो एफिकेसी है वो 10 to 60% होगी भी है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब जो है वो कि बाकी और मेडिसिनल क्या एहतियात हो सकती है, देखिए उसमें ये है कि हमको एक्सेसिव वाटर इनटेक करना है ताकि फ्लश चीजें हो सकें। विटामिन सी एक नोन चीज है कि जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है, और यहाँ मैं जरूर बीइंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मैं जरूर वो दोनों चीजों का दूंगा जो ब्लैक सीड के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है। हम हमारी नॉलेज लिमिटेड है, वो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्वाइट नॉलेजेबल, बट स्टिल हमारी नॉलेज में बहुत लिमिटेशंस हैं और वो पूरे चीज पे अप्लाई नहीं होती। तो वो ब्लैक सीड का इस्तेमाल
करने में कोई हर्ज नहीं है, सही या है, बिल्कुल सेनल दुरुस्त। को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इधर से निकलने के बाद अब जब हम आते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात की, कि जो मेरे सारे दोस्त जो अमेरिका से, मेरी भी रिसेंटली वापसी हुई अमेरिका से, और उनसे मैं इन कॉन्टैक्ट हूँ। हमारा तकरीबन 2500 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है और हम डेली बेसिस पे सारी डेवलपमेंट को ट्रैक भी कर रहे हैं और ट्रेस भी कर रहे हैं कि वहां पर प्रोफिलैक्टिकली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज हुई, जो मलेरिया के लिए एक ड्रग थी। देखिए बहुत सारी हमने ये चीजें देखी हैं कि एक दवा जो प्राइमरीली किसी एक बीमारी के लिए आइडेंटिफाई हुई थी, लेकिन उसके बाद पता लगा कि उसके नतीजे में कुछ और फवायद भी होते हैं। तो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और वो प्रूव हुई। जैसे वायग्रा, जो बेसिकली वो किसी और उसकी उसकी कोई और वो थी इंडिकेशन, लेकिन बाद में वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होने शुरू हुई, और उसका दूसरा इंडिकेशन ज्यादा ज्यादा उसने वो दवा को पॉपुलर हुआ। बेचने की। रेमडेसिविर की हम बात करें, जो नया अभी जो अमेरिका में डॉक्टर फाउची ने जो अभी सारा अनाउंस किया, जिलियड कंपनी की एक दवाई है कि रेमडेसिविर वाज यूज्ड फॉर इबोला, और वो दवा की टॉक्सिसिटी अच्छी खासी है। उसमें जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा वो ये रखा कि आपके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो 30% टाइम उसका रिड्यूस होगा। ये प्रूफ कॉन्सेप्ट रखने के साथ उसको हमने अपना डिक्लेयर कराने की तरफ कोशिश करी कि रेमडेसिविर जो है ना, दैट कुड बी अ गुड सॉल्यूशन। In my opinion, as a public health consultant, I strongly feel that unless we have clinical trials जो phase 2, phase 3 दोनों हो, सेफ्टी एंड एफिकेसी दोनों चीजें हम उसकी असेस करें, उसके बाद हमें स्टेज में जाना चाहिए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। जी बिल्कुल डॉक्टर बाबर साहब, आपकी बात से ही एक सवाल जहन में आ रहा था। एक तो ये कि ये जो आपने ब्लैक सीड का कहा, ये मैं पब्लिक के लिए चाहूंगा कि कलौंजी का इस्तेमाल जैसे आप कह रहे हैं, जी That's right. जी बिल्कुल ठीक है। वो ब्लैक सीड मैंने कहा शायद लोगों को उस तरह से समझ ना आए। अच्छा डॉक्टर बाबर साहब, ये ज़रा शेयर कीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि मतलब एक मलेरिया की जो एंटी मलेरियल दवाइयाँ थी वो काम आ रही हैं। एबोला के हवाले से भी एक बात आ रही है कि एबोला की जो वैक्सीन थी वो भी इसमें किसी जगह पर ट्रायल एंड टेस्ट की उसमें से गुजर रही है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि ये जो मिथ्स के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिथ्स जो बनी हुई हैं, आपने कहा ज़्यादा वाटर इनटेक हो ताकि चीज़ें फ्लश आउट हो जाएँ, कितना फायदा होगा? आई एम सॉरी सर, कितना फायदा होगा? कहा जाता है गर्म पानी पीना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, मौसम इस पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन आपने पहले सवाल के जवाब में भी यही कहा कि ये जो नंबर बढ़ रहा है ये तो इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हम पहले बात करते थे कि पाकिस्तान में कम है तो शायद कोई एनवायरनमेंट का, कोई ब्रीडिंग का, कोई स्ट्रक्चरल चेंज का फर्क है। ये तो टेस्ट ना होने की वजह से हमारे नंबर कम आ रहे थे ना, अब टेस्ट बढ़ रहा है तो नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है सारी की सारी वाकई मिथ्स थी वो सारी। जी, ये शायद इस वक्त एजुकेट करने के लिए मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, किस चीज पे कान धरना है, किस पे कान नहीं धरना। देखिए, आप अगर रिकॉल करें 1 महीने पहले जो बहुत बात होती थी इन सारे टॉक शोज में, वो ये होती थी कि जब गर्मी आएगी तो ये वायरस कम हो जाएगा। आप रिकॉल कर लीजिए कि मई शुरू होगा तो कम हो जाएगा। ये हम अगर तुक्के मार के चीजें करने की शुरू करें, वो दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। हमें साइंटिफिक बुनियादों पे चीजों को करना पड़ेगा। अब जहां आपने बात करी कि जी गरम आप स्टीम ले लीजिए और इन चीजों से देखें, एक्चुअली ये वायरस जो है ना, और मैं चाहता था कि ये बात मैं एक्सप्लेन करूं, चूंकि इसकी एटियोलॉजी पे यानी इसकी कॉजेटिव एजेंट पे बात तो हो चुकी है, लेकिन उसको समझने में शायद ये बहुत अच्छा बेहतर मौका है कि लोग समझने के लिए बताई जाए बात। देखिए, वायरस जो है ना, वायरस वो कोई लिविंग नहीं है। हम अगर बचपन में याद करें अपनी प्राइमरी हमारे जो सबक पढ़ाए जाते थे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, कि वो रिप्रोड्यूस करता है, वो ब्रीथ करता है, वो मूव करता है। वायरस ना ब्रीथ करता है, ना मूव करता है, ना रिप्रोड्यूस करता है। तो ये नॉन लिविंग एक्चुअली है। ये तो एक सिर्फ सादा सा एक जेनेटिक छोटी सी मटेरियल है। हमारे बॉडी के अंदर या जानवरों की बॉडी के अंदर जो सेल्स टॉक्सिक सेल्स हो जाते हैं, जब वो ब्रेक करते हैं और उनका न्यूक्लियस ब्रेक करता है, तो उसमें से जो निकलते हैं न्यूक्लियर मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल निकलता है। वो जेनेटिक मटेरियल टुकड़े टुकड़े होके पीसेस होके बिखरता है। यूं समझने कि वो दैट इज स्पिट, यानी वो थूका है सेल ने, दैट्स स्पिट ऑफ द सेल, जो टॉक्सिक सेल। और ये वो चीजें हैं जो वायरस बनती हैं। अब हमारे के अंदर ऑलरेडी इतने वायरसेस हैं जितने आसमान पे तारे हैं, लेकिन उन वायरसेस के हमारे पास क्योंकि रिसेप्टर साइट नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं देते।
अगरचे किसी वायरस की रिसेप्टर साइट हमारे पास अवेलेबल हो, जो इस केस में हुआ। अगलब इम्कान ये है, अगेन दैट नीड्स टू बी साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि जो बैट की मीट किसी ने रॉ खाई और उसके नतीजे में डॉक्टर बाबर सईद साहब, ये इस वक्त फौरी खबर आ गई है, वो हमने नाजरीन से शेयर करनी है। आप हमारे साथ ही रहेगा जी नाज़रीन। मुआविन खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ इस वक्त NCOC में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो आपको दिखा।